दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। मैं हूं आकांक्षा। मैं हूं आदर्श और आज हम एक ऐसे टाइम ट्रेवल मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक इंसान पास्ट से फ्यूचर के टाइमलाइन में आता है ताकि वो एक वायरस को फैलने से रोक सके। उसे कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है जब वो उस वायरस के आउटब्रेक को रोकने की कोशिश करता है। क्या वो अपने मिशन में कामयाब होगा? आइए जानते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम कोल को देखते हैं, एक ऐसा कैदी जो जमीन के नीचे कठोर जेल में बंद है। हर रात उसके सपनों में पुरानी याद लौट आती है। जब वो सिर्फ 8 साल का था तब उसने देखा कि एक आदमी फूलों वाली शर्ट में अचानक गोली लगने से जमीन पर गिर गया। फिर एक सुनहरे बालों वाली औरत दौड़कर उसके पास पहुंच गई। उस दिन का वो डरावना मंजर कोल के दिल पर हमेशा के लिए निशान छोड़ गया। एक दिन उसका सेलमेट होसे उसे नींद से जगाता है। जेल के अनाउंसमेंट में कोल का नाम लिया गया था। हमें पता चलता है कि जेल अक्सर कुछ कैदियों को एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए भेजती है जहां से लगभग कोई जिंदा वापस नहीं लौटता, और जो लौट आते हैं वो अक्सर पागल हो जाते हैं। मिशन पर भेजने से पहले कोल को एक कलेक्शन टेस्ट देना होता है। मुश्किल से टेस्ट पूरा करने के बाद उसे ऊपर जमीन पर भेज दिया जाता है। ऊपर की दुनिया अजीब सन्नाटे से भरी है क्योंकि शहर बिल्कुल खाली था। सालों पहले एक वायरस ने 5 बिलियन से ज्यादा लोगों की जानें ली। अब बाहर की दुनिया सिर्फ जानवरों और पौधों के लिए जीने लायक है, जबकि इंसान जमीन के नीचे छुपकर जिंदा है। वैज्ञानिक वायरस के स्टार्ट का पता नहीं लगा पाए, इसलिए वो अक्सर लोगों को ऊपर भेजते हैं सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए। 47 साल की उम्र में भी कोल हौसले से भरा हुआ था। वो अपना काम जल्दी पूरा करता है और उसे अब एक और भी ज्यादा खतरनाक प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका दिया जाता है। तब उसे चौंकाने वाली बात पता चलती है, ये जेल असल में एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने एक टाइम मशीन बना ली है जो लोगों को पास्ट में भेजती है ताकि असली वायरस सैंपल को ढूंढा जा सके और इंसानियत के किस्मत को बदला जा सके। लेकिन मशीन अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए टेस्ट के लिए कैदियों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोगों को भेजा गया था पर अधिकतर लोग बिना कुछ निशान छोड़े गायब हो गए। पर कोल को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। एक तेज चमक के साथ कोल एकदम से 1990 के बाल्टीमोर में पहुंच जाता है। वो पूरी तरह से नंगा था, बिना किसी पहचान के। पुलिस उसे पकड़ लेती है और एक पागल खाने में डाल देती है जहां पर एक साइकियाट्रिस्ट कैथरीन उसकी मेंटल हालत जांचने के लिए आती है। कोल उसे लगातार कहने लगता है कि वो 2035 से आया है। उसे पास्ट में इसलिए भेजा गया ताकि 1996 में होने वाले उस वायरस आउटब्रेक को रोका जा सके। कैथरीन को उसकी बात सिर्फ एक पागलपन लगती है, इसलिए वो उसे एक असाइलम में एडमिट करवा देती है। डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में कोल अपनी कहानी बताता है, लेकिन सबको वो एक पागल इंसान की बकवास लगती है। वो उसे याद दिलाते हैं कि अभी 1996 नहीं बल्कि 1990 चल रहा है। तब कोल को झटका लगता है, टाइम मशीन ने उसे गलत समय में पहुंचा दिया। वो 6 साल पहले के टाइम में आ गया। अपने फ्यूचर से होने का सबूत देने के लिए उसे फोन नंबर याद आता है तो साइंटिस्टों ने इमरजेंसी के लिए दिया था। लेकिन जब वो कॉल करता है तो फोन एक हाउसवाइफ उठाती है जिसे कुछ भी पता नहीं था कि कोल क्या बोल रहा है। इससे डॉक्टर श्योर हो जाते हैं कि कोल सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा है। तब कोल के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकती है, शायद 1990 में वो नंबर अभी एक्टिव नहीं होगा। लाइन तो 1996 में ही चालू होगी। लेकिन उसका ये लॉजिक और भी ज्यादा पागलपन लगता है और डॉक्टर्स उसे शिजोफ्रेनिक डिक्लेयर कर देते हैं। अब वो असाइलम में बंद है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक अजीब लेकिन तेज दिमाग वाले पेशेंट से जिसका नाम था जेफरी। जेफरी ध्यान से कोल की कहानी सुनता है, उस पर यकीन करता है और उसे भागने में मदद करने का वादा भी करता है। लेकिन कोल एक पागल पर भरोसा नहीं करता और उसकी बातें नजरअंदाज कर देता है। उसी रात थका हुआ कोल फिर से बचपन के सपने में लौटता है। इस बार उसे उस सुनहरे बालों वाली औरत का चेहरा पूरी तरह से दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि कैथरीन थी और उसी सपने में उसे एक आदमी भी दिखाई देता है जो एक सूटकेस लेकर चल रहा था, बिल्कुल जेफरी जैसा। ये सब कुछ उसके 8 साल के धुंधले यादों से आ रहा था, जिसका मतलब वो भी समझ नहीं पाता। अगली सुबह जेफरी वाकई एक चाबी चुरा लेता है। वो जिद करता है कि वो कोल को पागल खाने से भागने में मदद करेगा। कोल ड्रग्स के असर से कमजोर था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए भागने की कोशिश करता है और वही जेफरी स्टाफ का ध्यान भटकाने में बिजी होता है। जैसे ही कोल एग्जिट के पास पहुंचता है, हॉस्पिटल के लोग उस पर टूट पड़ते हैं। उसे एक पैडेड सेल में बंद कर दिया जाता है। उसके हाथ पैर मजबूती से बांध दिए जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब डॉक्टर्स बैठकर अगला कदम सोच रहे होते हैं, एक नर्स दौड़कर आती है और कहती है कि कोल गायब हो गया है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। सेल बंद है, स्ट्रैप्स भी वही है जिससे कोल को बांधा गया था।
तो फिर कोल आखिर गया तो गया कहाँ? इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, उसे वापस 2035 में खींच लिया गया था। वहाँ वैज्ञानिक उसे 1996 की एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उसमें यह कहा गया था कि वायरस फिलाडेल्फिया की एक आर्मी जिसका नाम 12 मंकीज था, यह वायरस उन्होंने ही फैलाया है। कोल तुरंत कह देता है कि यह उसका मैसेज नहीं है, क्योंकि उसे तो 1990 में भेजा गया था। वैज्ञानिक इस पर ज्यादा बहस नहीं करते, पर उन्हें लगता है कि उनके पास एक सुराग है। वो कोल को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं 12 मंकीज के मेंबर्स की। उन्हीं में से एक फोटो जेफरी की होती है। कोल उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, एक पागल पेशेंट कैसे इस ग्रुप का हिस्सा हो सकता है? सच जानने के लिए वैज्ञानिक कोल को फिर से पास्ट में भेजते हैं। एक तेज सफेद रोशनी उसे एकदम से फ्रांस के बैटलफील्ड में पहुंचा देती है, वो भी ईयर 1917 में। चारों तरफ धुआं, धमाके और मौत का मैदान था। मशीन ने फिर से उसे गलत जगह भेज दिया था। इससे पहले कि कोल कुछ समझ पाता, उसके पैर में गोली लग जाती है। दर्द में होने के बावजूद वो एक चेहरे को देखता है जो था होसे का, जो जेल में उसका दोस्त हुआ करता था। वो एक स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में पड़ा था। उस पल कोल को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है जिसे पास्ट में भेजा गया है। कहानी अब 1996 में आ जाती है। कैथरीन एक बड़े स्टेज पर लेक्चर दे रही थी। जब से कोल अचानक गायब हुआ, तब से कैथरीन ने अपनी जिंदगी ओकल्ट यानी अजीबोगरीब घटनाओं को समझने में लगा दी। कुछ ऐसे राज जो विज्ञान के दायरे से बाहर थे। जैसे कि एक उदाहरण, 1917 में फ्रांस के बैटलफील्ड पर एक जख्मी सिपाही को हॉस्पिटल लाया गया था जो फ्रेंच नहीं बोलता था, और कुछ दिन बाद वो अपने आप बिस्तर से गायब हो गया। ऐसे अनोखे किस्से इतिहास में बार बार देखे गए थे, लेकिन उनका सच कभी सामने नहीं आया। लेक्चर के बाद कैथरीन अपनी नई किताब के बारे में बताती है और अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ दे रही होती है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसके पास आता है और इंसानियत के अंत के बारे में अजीब सी बातें करने लगता है। कैथरीन ऑटोग्राफ देने में बिजी थी और वो उस आदमी को इग्नोर कर देती है, बिना ये जाने कि ये छोटा सा पल एक डेडली वायरस आउटब्रेक की शुरुआत करने वाला है। उसी शाम जब कैथरीन घर लौटने के लिए अपने कार में बैठती है, तो एक अनजान आदमी जो पीछे छुपा हुआ था उस पर अचानक हमला कर देता है। डर के मारे कैथरीन उसे अपनी गाड़ी और पैसे देने लगती है, लेकिन आदमी कहता है कि वो गाड़ी चलाना नहीं जानता। फिर वो एक ऐसी बात बताता है जिससे कैथरीन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि वो 8 साल की उम्र से जमीन के नीचे रह रहा है। ये सुनकर कैथरीन का बदन जम जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये आदमी कोली है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वही आदमी था जो सालों पहले अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गया था। उसी ने कैथरीन के अंदर दुनिया को समझने की भावना जगा दी। कोल कैथरीन से जिद करता है कि वो उसे फिलाडेल्फिया ले चले, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का बेस वही है। कैथरीन, जो अब भी थोड़ी डर और शक में थी, वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में एक पागल है और उसकी बात ना मानने पर वो उसे नुकसान पहुंचा दे। सफर के दौरान दोनों एक मोटल पर रुकते हैं ताकि वो लोग कुछ देर आराम कर सके। कैथरीन कहीं भाग ना जाए, इस डर से कोल ने उसे बांध दिया था और खुद थकान के मारे बिस्तर पर सो गया था। नींद में फिर से उसके बचपन का सपना लौट आता है। इस बार उस सुनहरे बालों वाली औरत का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि कैथरीन थी, सिर्फ उसके बालों का रंग अलग था। सुबह जब कोल उठता है तो वो कैथरीन को अपने सपने के बारे में बताता है, लेकिन ये सुनकर कैथरीन शोर हो जाती है कि कोल पूरी तरह पागल है। सफर आगे बढ़ता है और रास्ते में रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है। एक छोटा लड़का अचानक गायब हो गया। पुलिस ने पूरे शहर में तलाशी ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिला। कोल मुस्कुराते हुए कहता है कि वो लड़का मैं ही हूँ। फिर वो समझाता है कि बचपन में वो जानबूझकर एक बांध में छुप गया था। कैथरीन के लिए यह सब बिल्कुल अजीब था। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि कोल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लगभग 100 मील का सफर तय करने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कोल आना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंटिस्टों ने रिकॉर्ड में बताया था। वहां पर उसे 12 मंकीज के निशान बने हुए मिलते हैं, लेकिन कोल की अजीब हरकतें देखकर कैथरीन के लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सोचती है कि कोई आदमी वायरस से इंसानियत को खत्म करने की कोशिश क्यों करेगा। अचानक एक भिखारी कोहरे में से निकलता है और कोल को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। इतिहास कभी नहीं बदलता और ना ही वो कभी बदला जा सकता है। वो सलाह देता है कि इंसानियत को बचाने के लिए संघर्ष करने के बजाय कोल को अपनी किस्मत स्वीकार करके जिंदगी में मजे करने चाहिए। फिर वो एक हैरान कर देने वाली बात बताता है, अगर कोल यहाँ रुकना चाहता है तो उसे अपना बायां दांत निकालना होगा, क्योंकि हर टाइम ट्रैवलर के दांतों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाती है। इसीलिए कई लोग बिना निशान छोड़े गायब हो गए।
उस भिखारी के अजीब बातों को सुन कोल रुकता तो नहीं, लेकिन उसके जहन में ये बात रह जाती है, क्या साइंटिस्टों के इरादे वाकई उतने ही नेक है जितना वो दिखाते हैं, और क्या सच में वो किस्मत बदल नहीं सकता। कोल के अंदर अब पहली बार शक की भावना पैदा होती है, शायद इंसानी तबाही को कोई रोक नहीं सकता। कुछ देर बाद 1996 में छोड़े गए एक फोन मैसेज की मदद से कोल ने 12 मंकीज के हेडक्वार्टर्स का पता लगा लिया। वो अंदर घुस जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया। ये कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं था, बल्कि एक एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था। पूछताछ के बाद कोल को समझ आया कि इस सब के पीछे जेफरी है। जेफरी का बाप एक नोबेल प्राइज जीता हुआ वायरोलॉजिस्ट था जो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता था। जेफरी अपने पिता से नफरत करता था और इसीलिए उसने वायरस चुरा लिया ताकि इंसानियत को मिटाकर धरती पर दोबारा जानवरों का राज लाया जा सके। अब कोल को जेफरी के इरादों की असली वजह समझ आई। उसने तुरंत ही इस तबाही को रोकने की कोशिश की, लेकिन कैथरीन अभी यकीन नहीं कर रही थी कि कोई जानबूझकर वायरस क्यों फैलाएगा। सफर के दौरान उसने कोल के पैर का जख्म देखा और प्यार से उसमें से गोली निकाली। यह वही जख्म था जो उसे 1917 के बैटलफील्ड में लगा था। कोल के लिए समय पलक झपकते ही बीत गया, पर कैथरीन के लिए पूरे 6 साल गुजर चुके थे। जब तक कोल जेफरी तक पहुंचता, जेफरी हॉस्पिटल से भाग चुका था और बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोल ने उससे कहा कि उसे सिर्फ वायरस के सैंपल्स चाहिए। वो जेफरी के पागलपन को नहीं रोक सकता, पर कम से कम 2035 के लोगों के लिए उम्मीद तो ले जा सकता है। यह सुनकर जेफरी का गुस्सा फूट पड़ा। वो चीखने लगा कि आइडिया दरअसल कोल का ही था। 6 साल पहले हॉस्पिटल में दोनों ने एक टीवी प्रोग्राम देखा था जिसमें जानवरों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जा रहे थे। जेफरी गुस्से से भर गया था और कोल ने भी घिन महसूस करते हुए कहा कि शायद इंसान भी इसी लायक है और अच्छा होगा एक वायरस से पूरी इंसानियत मिट जाए। बस वही लफ्ज बन गए जेफरी के जिंदगी का मकसद। उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस दुनिया को वायरस से मिटा देगा। हॉस्पिटल से छूटने के बाद जेफरी ने आर्मी ऑफ द 12 मंकीज नाम का एक ग्रुप बना लिया। अब कोल को सब कुछ समझ आ गया कि इंसानियत के विनाश की कहानी उसी के लफ्ज से शुरू हुई जो उसने गुस्से में कह दिया था। ये बात उसे अंदर तक हिलाकर रख देती है। उसे यकीन नहीं होता कि पूरे इंसानों के खात्मा का असली जिम्मेदार वो खुद है। कोल को परेशान देखकर कैथरीन उससे दूर नहीं भागती, बल्कि उसने उसके पास बैठकर तसल्ली दी। शायद ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। उसके ये लफ्ज कोल के मन में एक नया सवाल पैदा करते हैं, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है? क्या वो सच में पागल है? लेकिन जब कैथरीन ने पलट कर देखा, कोल गायब हो गया था। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई मजाक है, पर थोड़ी देर बाद टीवी पर आए एक न्यूज ने उसकी सोच बदल दी। पुलिस ने उस लापता लड़के को ढूंढ लिया। उसे पता चला कि कोल वाकई एक बांध में छुप गया था, जैसे उसने बताया। लेकिन सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात कुछ और ही थी। कैथरीन ने जो गोली कोल के पैर से निकाली थी, फॉरेंसिक टेस्ट में पता चला कि वो वर्ल्ड वॉर 1 की पुरानी गोली थी। तब उसे अपनी पुरानी रिसर्च याद आई। उसने घबराहट में पुराने वॉर के फोटोज निकाले और एक तस्वीर में उसने कोल को घायल सिपाहियों के बीच देखा। सब कुछ साफ था। वो सिपाही जो उस वक्त गायब हो गया था, वो कोल को जानता था, क्योंकि दोनों भविष्य से आए हुए थे। कोल ने कभी झूठ नहीं बोला। ये सच जानकर कैथरीन ने तुरंत जेफरी के पिता को फोन किया और उन्हें 12 मंकीज के वायरस प्लान के बारे में चेतावनी दी। लेकिन जेफरी के पिता ने इस बात को हल्के में ले लिया। फिर भी अपने बेटे की पागल सोच को जानते हुए उसने अपने असिस्टेंट पीटर को कहा कि लैब की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। इसी बीच कोल को फिर से भविष्य में भेज दिया गया। वैज्ञानिकों ने उसकी तारीफ की क्योंकि वो जेफरी का पता लगाने वाला पहला इंसान था। उसने वायरस सैंपल्स नहीं लाए थे, लेकिन साइंटिस्टों को लगता है कि सब कुछ अब उनके कंट्रोल में है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब से कोल को माफी दी जाएगी और उसे दोबारा किसी मिशन पर भेजा नहीं जाएगा। जाहिर है किसी और के लिए ये खुशी की बात होगी, लेकिन कोल के लिए नहीं थी। अब तक उसने अपने आप को सिर्फ एक पागल इंसान मान लिया था। वो खुद से बातें करता रहता और वैज्ञानिक उसे एक बेहोशी की दवा देकर अकेला छोड़ देते। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो उसे उसी भिखारी की आवाज सुनाई देती है जो उसे याद दिलाता है कि जमीन के नीचे की जिंदगी कितनी घुटन भरी है। वो उसे कहता है कि तुम फिर से पास्ट में लौट जाओ, वहाँ की ताजा हवा में जियो और कैथरीन के साथ खुशी खुशी रहो। इस बार कोल का मन बदल जाता है। वो फिर से अतीत में जाने के लिए वॉलंटियर करता है ताकि वो जेफरी के करीब जा सके और वायरस के सैंपल्स वापस ला सके। एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ कोल दोबारा 1996 में भेज दिया जाता है और फिलाडेल्फिया में कैथरीन, जो सालों से उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर खुशी से रो पड़ती है। जैसे उसे पहले से अंदाजा था कि कोल वापस लौट आएगा। लेकिन इस बार कोल का इरादा बदल चुका था। अब उसका ध्यान वायरस रोकने पर नहीं था। अब वो लगातार ये कहता रहा कि वो पागल है,
क्योंकि जो सच उसने जाना था उसने उसके अंदर सिर्फ एक आम इंसान बनने की चाहत छोड़ दी। कैथरीन ने सबूत देने की कोशिश की। उसने बांध में छुपे लड़के की कहानी, वर्ल्ड वॉर 1 की गोली और सिपाहियों वाली फोटो सब कुछ याद दिलाया। लेकिन कोल ने सबको इत्तेफाक कहकर टाल दिया और कबूला, चाहे मैं फ्यूचर से आया या नहीं, मुझे इस बात की परवाह नहीं। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। फिर एक चौंकाने वाले कदम में कोल तुरंत बाथरूम में गया और अपना बायां दांत तोड़कर निकाल लिया। यह उसके फैसले का प्रतीक था कि अब वो कभी वापस नहीं जाएगा, वो यहीं पर कैथरीन के साथ रुकेगा। थोड़ी देर बाद कैथरीन को एक बात याद आती है, अगर 1990 वाला फोन नंबर गलत था तो शायद 1996 वाला सही होगा। दोनों ने सोचा क्यों ना कॉल करके चेक किया जाए। इस बात पर कोल ने हाँ कह दिया। कैथरीन ने एक पे फोन से नंबर मिलाया। कुछ मिनट बाद वो दौड़ती हुई वापस आई। उसने बताया कि फोन किसी साइंटिफिक लैब नहीं बल्कि क्लीनिंग कंपनी में लगा। इसका मतलब ये था कि उनके पास जो भी सबूत था सब झूठ है। शायद ये सब कोल के हेलुसिनेशंस थे। कैथरीन ने अपनी बेइज्जती कम करने के लिए उसने वहाँ एक मैसेज भी छोड़ दिया। वो मैसेज ये था कि 2nd एवेन्यू फिलाडेल्फिया में ही 12 मंकीज का बेस है। उन्होंने ही वो वायरस छोड़ा है। मैं मदद नहीं कर सकती, मेरी क्रिसमस। ये सुनकर कोल के होश उड़ गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि वैज्ञानिकों ने जो मैसेज फ्यूचर में सुना था वो कैथरीन का ही था। इसका मतलब ये है कि वायरस 1996 में वाकई फैलने वाला है। सच जानकर दोनों के होश उड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। दोनों ने फैसला किया कि जो वक्त बचा है उसे शांति और प्यार से जिया जाए। जबकि कोल ने पहले ही कैथरीन को किडनैप कर लिया था, अब फिलाडेल्फिया पुलिस उसे ढूंढ रही थी। दोनों ने मिलकर अपनी पहचान छुपाई और एक मॉल में अपना भेष बदल लिया। कैथरीन ने जब एक विग पहना, कोल को एक बड़ा राज समझ आ गया। उसके सपने वाली औरत असल में कैथरीन है। फिर दोनों ने बिना वक्त गवाए सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े ताकि वो एक रिजॉर्ट बुक करके एक दूसरे जगह रह सके। फिर अचानक रेडियो पर एक खबर चली, कल रात 12 मंकीज ने सभी जानवरों को आजाद कर दिया और सब वायरोलॉजिस्ट को पिंजरों में बंद कर दिया। सड़कों पर जानवरों को देखकर उन्हें समझ आ गया कि 12 मंकीज का इस वायरस से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका इस वायरस के पीछे हाथ नहीं है तो वायरस को किसने छोड़ा। कुछ घंटों बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां का माहौल देखकर कोल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे ये जगह उसने पहले भी देखी हो। कोल कैथरीन को बताता है, लेकिन वो इस बात को हल्के में ले लेती है और कहती है कि उसे बस ये शोर भरे शहर से दूर जाना है। जब कैथरीन टिकट्स लेने जाती है, कोल एक कॉल करता है 2035 के साइंटिस्टों को। वो कहता है कि वायरस का 12 मंकी से कोई लेना देना नहीं है और अब वो मिशन पूरा नहीं कर सकता, वो अब वापस नहीं लौटने वाला। लेकिन जैसे ही वो फोन रखता है, उसका पुराना सेलमेट होसे अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो कोल के हाथ में बंदूक थमा देता है और धमकी देता है कि अगर तुमने वायरस ले जाने वाले आदमी को नहीं मारा तो मैं कैथरीन को मार दूंगा। इस पल में 2 सच सामने आते हैं। पहला, दांत निकालने से ट्रैकर नहीं हटा। दूसरा, कोल अभी वैज्ञानिकों के कंट्रोल में है। अब कोल के दिमाग में उलझन थी। वो कंफ्यूज्ड था कि वो किसे गोली मारे, लेकिन सबसे बड़ा डर उसे कैथरीन की जान का था। तभी कैथरीन, जो टिकट लाइन में खड़ी थी, अचानक एक पहचाना हुआ चेहरा देख लेती है, जो था पीटर्स का, यानी जेफरी के पिता का असिस्टेंट। अगर वायरस 1996 में किसी ने छोड़ा होगा तो वो या तो जेफरी होगा या उसका असिस्टेंट। जेफरी तो अब अलग हो गया था, इसलिए असली मुजरिम पीटर है। कैथरीन दौड़ते हुए कोल के पास जाती है और अब सब कुछ कोल को बता देती है कि उसे किसको गोली मारनी है। वो अपनी पूरी जान दांव पर लगाकर कैथरीन को बचाने और वायरस को रोकने का फैसला करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पीटर ने सिक्योरिटी चेक पर एक वायल खोल दिया था और वहाँ के स्टाफ को सुंघा दिया। उस पल से ही इंसानियत की तबाही शुरू हो गई। जब पीटर सामने आता है, कोल बंदूक लेकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही सिक्योरिटी उसे देख लेती है और उसी वक्त कोल को गोली मार देती है। कोल जमीन पर गिरते हुए बेचारी नजरों से देख रहा होता है जब पीटर आराम से प्लेन की तरफ जा रहा था। कैथरीन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसका दिल टूट गया। वायरस को रोकने की उसकी सारी कोशिशें बेकार चली गई। कोल जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। वही मंजर जो कोल ने सालों से अपने सपनों में देखा था, वो हकीकत बन चुका था। इन सब चीजों का एक गवाह भी था, जो था एक छोटा लड़का। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि 8 साल का कोली था, जो अपनी मौत का दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। इसी वजह से उसके बचपन का ट्रॉमा उसके साथ जिंदगी भर रहा। कोल की पूरी कहानी असल में एक टाइम लूप में फंसी थी, एक ऐसा चक्रव्यूह जहाँ सब कुछ बार बार रिपीट होता। बचपन का कोल कुछ सालों बाद अपने माँ बाप के साथ जमीन के नीचे छुप जाएगा और 39 साल बाद उसे दोबारा 1990 में भेज दिया जाएगा, जहाँ से ये सिलसिला फिर से रिपीट होगा।
फिल्म के आखिरी पल में हम देखते हैं पीटर प्लेन पर चढ़ चुका है जहां वो वायरस को सुरक्षित ले जा रहा था। उसके पास बैठी एक औरत चुपचाप कहती है कि मैं इंश्योरेंस हूँ। ध्यान से देखो, वो औरत कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आई हुई बूढ़ी कैथरीन है जो अब टाइम ट्रेवल करके वहां पर पहुंच गई है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी लोगों के जहन में घूमता रहता है, अगर कोल ने उस दिन अपने 8 साल के वर्जन को मार दिया होता तो क्या किस्मत का ये चक्रव्यूह टूट जाता या फिर ये सब फिर से रिपीट होता। आज का ये वीडियो इस अजीब से ट्विस्ट के साथ खत्म होता है, मगर वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देख लेते हैं। पहला है WS ब्रोकन 333, सेकंड है अश्विन परशेट्टे, थर्ड है साहिल रनौत और फोर्थ है गुलाम सैयद, फिफ्थ है आर्यन चंदेलिया, सिक्स्थ है सैम, सेवंथ है प्यारा इस्लाम प्यारे नबी और एट्थ है तमन्ना शेख, नाइन्थ है सोनू धनीवाल और 10th है आयुष्मान पांडे जी। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।